हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आर्बिट्रल अवार्ड यानी मध्यस्थम पंचाट के बारे में। बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपको एडीआर या आर्बिट्रेशन के हिंदी पेड नोट्स चाहिए या दूसरे जो भी लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनके हिंदी पेड नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो। साथ ही नोट्स के प्राइस भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है आर्बिट्रल अवार्ड यानी मध्यस्थम पंचाट। तो आर्बिट्रल अवार्ड की सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन कहाँ दी गई है। तो जब हम आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के सेक्शन नंबर 2 के क्लॉज सी को देखते हैं तो उसमें बताया गया है कि मध्यस्थम पंचाट में एक अंतरिम पंचाट सम्मिलित है। मतलब यहाँ पे अगर हम इस डेफिनेशन को देखें तो इस डेफिनेशन से ये बात क्लियर नहीं हो पा रही है कि बेसिकली यहाँ पे आर्बिट्रल अवार्ड किसको कहेंगे। तो इसके लिए हम इसका मीनिंग समझेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा गया है कि जो आर्बिट्रल अवार्ड है उसमें सिर्फ एक इंटरिम अवार्ड शामिल है। अगर हम बात करें इसके मीनिंग की तो सिंपल वर्ड्स में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा दिया गया डिसीजन, जैसे कोर्ट के फैसले को जजमेंट कहा जाता है, इसी तरह से ट्रिब्यूनल जो भी डिसीजन देता है उसको अवार्ड यानी पंचाट कहा जाता है। तो अंतिम निर्णय जो मध्यस्थम अधिकरण किसी विवाद को सुनने के बाद देता है उसी को यहाँ पे आर्बिट्रल अवार्ड कहा जाता है। अगर और सिंपल मीनिंग की बात करें तो आर्बिट्रल अवार्ड एक कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन है जो क्वेश्चंस या जिसमें जो भी इश्यूज होते हैं उनका समाधान यहाँ पे निकल चुका होता है और जो डिस्प्यूट पार्टीज़ के बीच चल रहा था उसको रोकने के लिए एक डिसीजन दिया जाता है, उसी को हम अवार्ड कहते हैं। और ये अवार्ड कोर्ट के जजमेंट के जैसा ही होता है, ये जजमेंट की ही कैटेगरी का होता है। बस फ़र्क ये है कि ये कोर्ट के बाहर होता है और किसी भी डिस्प्यूट पर मेरिट के बेसिस पर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो डिसीजन लेता है उसे हम आर्बिट्रल अवार्ड कहते हैं। इतना समझने के बाद, जैसे कि यहाँ पे हमने डेफिनेशन देख ली, हमने मीनिंग देख लिया, अब हम बात करेंगे इसके मेन असेंशियल्स की कि आर्बिट्रल अवार्ड के क्या क्या मेन असेंशियल्स होते हैं। अगर यहाँ पे सब कुछ देखें तो उसमें सबसे पहले ये ज़रूरी होता है कि आर्बिट्रल अवार्ड जो है वो रिटन में होता है, हमेशा रिटन फॉर्म में होता है। ये सबसे ज़रूरी है कि देखो ओरल नहीं हो सकता है ना, तो यहाँ पे लिखित रूप में उसका होना बहुत ज़रूरी है। मौखिक निर्णय मान्य नहीं होता है, जो भी ओरल डिसीजन अगर दिया जाएगा तो वो मान्य नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर दो कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट का डिस्प्यूट है और ट्रिब्यूनल सिर्फ बोलकर फैसला सुना दे लेकिन लिखित ऑर्डर कुछ ना दे तो वो वैध आर्बिट्रल यहाँ पे अवार्ड नहीं माना जाएगा। दूसरी चीज़ है हस्ताक्षर यानी कि साइन। तो जो भी आर्बिट्रेटर्स हैं उनके सिग्नेचर होने चाहिए उस अवार्ड पे। यहाँ पे जो भी ट्रिब्यूनल के सदस्य हैं, जो भी मेंबर्स हैं या जो भी आर्बिट्रेटर हैं, उनके यहाँ पे हस्ताक्षर होने बेहद ज़रूरी हैं। अगर एक से ज़्यादा आर्बिट्रेटर हों तो मेजॉरिटी के सिग्नेचर यहाँ पे काफ़ी होंगे। अगर किसी आर्बिट्रेटर ने साइन नहीं किया है तो उसका कारण अवार्ड में लिखा होना चाहिए कि क्यों यहाँ पे उन्होंने साइन नहीं किए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 3 आर्बिट्रेटर की ट्रिब्यूनल बनी है, उसमें अगर 2 आर्बिट्रेटर अवार्ड पर साइन करते हैं और तीसरा उस चीज़ से अग्री नहीं करता है या तीसरा उस बात पे असहमत है तो भी अवार्ड यहाँ पे एक तरीके से वैलिड होगा, लेकिन उसका रीज़न होना चाहिए कि क्यों यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ या उस पर साइन नहीं किए हैं। नेक्स्ट है कारणों का वर्णन यानी रीजंस दिए हुए होने चाहिए। तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को अपने निर्णय का कारण बताना होता है और उसमें कि उसने एक तरीके से ये फैसला क्यों दिया है, क्यों ये डिसीजन उनके द्वारा दिया गया है। लेकिन 2 स्थितियों में कारण देना ज़रूरी नहीं होता। पहली, जब पार्टी ने खुद कहा हो कि रीज़न की ज़रूरत नहीं है, और दूसरा जब मामला सेटलमेंट अवार्ड हो। तो अगर कॉन्ट्रैक्टर और कंपनी के बीच में पेमेंट डिस्प्यूट है जैसे मान लो, तो ट्रिब्यूनल बताएगा कि किस एविडेंस के आधार पर उसने डिसीजन दिया है। चौथी चीज़ जो यहाँ पे है वो है तारीख और स्थान। तो अवार्ड में डेट और प्लेस होना चाहिए, किस डेट को वो अवार्ड पास किया गया है, किस जगह पे पास किया गया है, आर्बिट्रेशन किस जगह पे हुई है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई होनी चाहिए। जैसे अगर आर्बिट्रेशन दिल्ली में हुआ है तो अवार्ड में लिखा होगा यहाँ पे कि आर्बिट्रेशन का जो स्थान है वो दिल्ली है। तो इस तरीके से। इसके बाद पक्षकारों को पंचाट की प्रति, तो पार्टीज़ को अवार्ड की कॉपी दी जाती है। ठीक, ये यहाँ पे साइंड कॉपी उनको दी जाती है, दोनों पार्टीज़ को ये देना ज़रूरी है। जब पार्टीज़ को यहाँ पे अवार्ड मिल जाता है तभी से अपील और चैलेंज की जो समय सीमा है वो शुरू हो जाती है। इसके बाद बाध्यकारी और अंतिम। अगर हम
आर्बिट्रल अवार्ड के मेन असेंशियल की बात करें तो उसमें इसका बाइंडिंग होना और इसका फाइनल होना भी इसका एक मेन असेंशियल है। आर्बिट्रल अवार्ड दोनों पार्टीज़ पर बाध्यकारी, दोनों पार्टीज़ पर बाइंडिंग होता है। ट्रिब्यूनल जो भी अवार्ड देती है, जो भी डिसीजन देती है, उसको दोनों पार्टीज़ को मानना होता है और उसका पालन करना होता है। अगर कोई पार्टी पालन नहीं करती है तो दूसरी पार्टी कोर्ट में एग्जीक्यूशन के लिए यानी निष्पादन के लिए जा सकती है। नेक्स्ट आता है डिक्री के समान प्रवर्तनीय। एक मेन असेंशियल आर्बिट्रल जो आपका वार्ड है उसका ये भी होता है कि जो कोर्ट की डिक्री होती है उसी की तरह से ये एनफोर्सेबल होता है। जिस तरीके से कोर्ट की डिग्री को एनफोर्स कराया जा सकता है उसी तरीके से आर्बिट्रल अवार्ड को भी यहाँ पे डिक्री की तरह लिया जाता है। कोर्ट के आदेश की तरह इसका भी एग्जीक्यूशन हो सकता है, ठीक। और यहाँ पे प्रॉपर्टी अटैच और रिकवरी भी हो सकती है। नेक्स्ट आता है पंजीकरण ज़रूरी नहीं है। आर्बिट्रल अवार्ड के बारे में ये कहा जाता है कि पंजीकरण इसका ज़रूरी नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ही कराया जाए, तो ये भी इसका एक मेन असेंशियल है जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। वैसे बेसिकली ये जितने भी हमने असेंशियल्स पढ़े हैं ये सारे के सारे आपके आर्बिट्रल अवार्ड से रिलेटेड है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हमें पढ़ना ज़रूरी होता है। तो आई होप यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि आर्बिट्रल अवार्ड का मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन कहाँ पर दी गई है। आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 में तो सेक्शन 2 में इसकी डेफिनेशन दी गई है और साथ ही इसके मेन असेंशियल्स क्या हैं। अब हम आगे डिस्कस करेंगे इसके इफ़ेक्ट के बारे में। तो अगर हम आर्बिट्रल अवार्ड के इफ़ेक्ट की बात करें तो सबसे पहला इफ़ेक्ट देखो, जब हमने पूरा इसके बारे में पढ़ा तो हमें पता लग गया कि इसका जो पहला इफ़ेक्ट है वो यही है कि ये अंतिम और बाध्यकारी, जो अभी हमने मेन असेंशियल में चीज़ पढ़ी उसका सबसे पहला इफ़ेक्ट यहाँ पे कि ये फाइनल होता है और बिल्कुल बाइंडिंग होता है। तो ये इसका पहला इफ़ेक्ट है। दूसरी बात है विवाद का सबसे अंतिम निपटारा, मतलब फाइनल सेटलमेंट हो जाता है पार्टीज़ के बीच में। अभी तक जो भी डिस्प्यूट चल रहा था उसका फाइनल सेटलमेंट किस चीज़ से निकलता है, आर्बिट्रल अवार्ड से निकलता है। तो जो आर्बिट्रल अवार्ड है वो एक तरीके से पार्टीज़ के बीच चल रहे डिस्प्यूट पर फाइनल सेटलमेंट होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अधिकार और दायित्व का निर्धारण, तो पार्टीज़ के बीच में जिस भी तरीके से यहाँ पर जो भी मतलब जिन चीज़ों को लेकर डिस्प्यूट था तो किस पार्टी का राइट है, किसकी लाइबिलिटी है, उस चीज़ का यहाँ पे डिटर्मिनेशन किया जाता है। तो ये भी एक इसका इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या हो गया, इसका इफ़ेक्ट हो गया कि मान लो जैसे पैसे को लेकर दो पार्टीज़ के बीच में डिस्प्यूट है तो किस पार्टी को पैसा देना है, किस पार्टी को नुकसान की भरपाई करनी है, किसको कंपनसेशन मिलेगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे तय हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है चुनौती देने का आधार, मतलब यहाँ पे अवार्ड को चैलेंज किया जा सकता है, ये इसका इफ़ेक्ट के रूप में हम देख सकते हैं। आर्बिट्रल अवार्ड देखो वैसे तो फाइनल होता है लेकिन कुछ लिमिटेड ग्राउंड्स पर इसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है और ये प्रोसीजर दिया गया है सेक्शन नंबर 34 में। आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट का जो सेक्शन नंबर 34 है उसमें ये चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सारे के सारे इसके इफ़ेक्ट हैं आर्बिट्रल अवार्ड के। तो यहाँ पे हमने मेन असेंशियल्स देख लिए, इसका इफ़ेक्ट देख लिया और साथ ही इसके मीनिंग और डेफिनेशंस भी हमने देख ली। सारी जनरल चीज़ें पढ़ने के बाद अब हम आते हैं लीगल प्रोविजंस पर जो आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 के सेक्शन नंबर 31 और सेक्शन नंबर 33 में दी गई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन नंबर 31 की, जो हमें सीधा ये बताता है कि आर्बिट्रल जो अवार्ड है उसके फॉर्म और कंटेंट कैसा होना चाहिए, मतलब उसका प्रारूप और उसकी अंतर्वस्तु कैसी होनी चाहिए। तो सेक्शन नंबर 31 थोड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कुछ काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं और कुछ चीज़ें वही हैं जो अभी हम ऊपर पढ़ कर आए हैं सिंपल वर्ड्स में। तो सबसे पहले इसका जो सबसेक्शन 1 है वो कहता है कि आर्बिट्रल अवार्ड लिखित में होगा और इसके सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित होगा। सेम वही चीज़ जो हमने अभी ऊपर पढ़ी है कि आर्बिट्रल अवार्ड जो है वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए और जिसके मेंबर्स हैं ट्रिब्यूनल के, जितने भी आर्बिट्रेटर्स हैं उन सबके द्वारा साइंड होना चाहिए। इसी का सबसेक्शन 2 कहता है कि एक से ज़्यादा आर्बिट्रेटर्स की जो अगर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, मतलब कोई भी ट्रिब्यूनल है और उसमें एक से ज़्यादा आर्बिट्रेटर हैं, तो उनकी प्रोसीडिंग्स में ट्रिब्यूनल के सभी मेंबर्स के बहुमत के हस्ताक्षर होंगे, काफ़ी होंगे जब तक कि विलोपित हस्ताक्षर का कारण वर्णित है। मतलब अगर मान लो 4 आर्बिट्रेटर हैं, उसमें से 3 जो हैं उसको साइन कर देते हैं अवार्ड को और एक जो है वो उस पर सहमत नहीं है, तो जो सहमत नहीं है, जिन्होंने उस पर साइन नहीं किए हैं, वो इस चीज़ का रीज़न लिखेंगे कि क्यों उन्होंने उस पर साइन नहीं किए हैं। बाकी जो मेजॉरिटी का डिसीजन होगा वो यहाँ पे चल जाएगा। तो मेजॉरिटी का यहाँ पे डिसीजन जो है, अगर मेजॉरिटी ने भी साइन कर दिए, जैसे 4 में से 3 ने साइन कर दिए, तो वो भी यहाँ पे काफ़ी होगा।
नेक्स्ट आता है जो आपका अवार्ड है वो उन कारणों में इसका वर्णन होगा जिस पर वो आधारित है। तो यहाँ पे वही सेम चीज़ के रीज़न लिखने होंगे, कारण लिखने होंगे कि क्यों डिसीज़न आ रहा है ना, और किस कारण से वो डिसीज़न दिया गया है। तो रीज़न्स लिखना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें बताई गई हैं कि अगर पार्टी में ये करार ना हो कि कारण नहीं देने हैं, या पंचाट धारा 30 में दी गई शर्तों पर किया गया माध्यस्थम पंचाट है। मतलब एक तरीके से वही चीज़ें हैं जो हमने अभी ऊपर पढ़ी हैं कि दो स्थितियां ऐसी हैं जिनमें रीज़न देना ज़रूरी नहीं होता है, कारण बताना मस्ट नहीं होता है। पहला, पार्टी ने आपस में तय किया हो कि हमें कारण नहीं लिखने हैं, मतलब कारण नहीं बताने हैं। और सेकेंड, अवार्ड सेटलमेंट जो के आधार पर दिया गया, मतलब जो सेक्शन 30 में जो सेटलमेंट की बात हुई है, अगर सेटलमेंट के आधार पर मामले को सुलझाया गया है तो वहाँ पे भी रीज़न लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट के डिस्प्यूट में ट्रिब्यूनल बताएगा कि किस एविडेंस के आधार पर उसने फैसला किया, तो वही सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट आता है माध्यस्थम पंचाट, यानी जो अवार्ड है उसमें सेक्शन 20 को फॉलो करते हुए तय माध्यस्थम का स्थान और उसकी डेट का उल्लेख होगा और वही स्थान में बनाया गया समझा जाएगा। वही सेम चीज़ जो अभी हमने असेंशियल्स में पढ़ी कि यहाँ पे डेट और टाइम होना चाहिए, किस डेट को डिसीजन आया है, किस डेट को अवार्ड दिया गया है और किस जगह पे दिया गया है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी होंगी कि किस डेट को दिया गया है, कौन सी वो जगह थी जहाँ पे आर्बिट्रेशन हुआ है, तो वो सब चीज़ें। नेक्स्ट आता है पंचाट के बनाए जाने के बाद उसकी एक हस्ताक्षरित कॉपी पक्षकारों को दी जाएगी। वही चीज़ जो हमने अभी ऊपर देखी कि पार्टीज़ को कॉपी दी जाएगी, ये इस सेक्शन का सबसेक्शन 5 कहता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कौन सा सबसेक्शन रिटन फॉर्म की बात करता है अवार्ड के, कौन सा सबसेक्शन पार्टी के साइन करने की बात करता है, कौन सा रीजंस की बात करता है, तो इसलिए आपको सबसेक्शन थोड़े पता होने चाहिए। ये सेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा का पूरा फॉर्म और कंटेंट बता रहा है कि आर्बिट्रल अवार्ड में क्या होगा। लेकिन हम इसको पहले ही ईजी वर्ड्स में समझ चुके हैं, तो अब ये समझना हमारे लिए सेक्शन ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे उनको एक साइंड कॉपी दी जाएगी हर पार्टी को। जैसे दो पार्टीज़ हैं, दो पार्टीज़ के बीच में डिस्प्यूट है, अब जो अवार्ड आया है उनके डिस्प्यूट पर, उस अवार्ड पे जो आर्बिट्रेटर होंगे उनकी साइंड कॉपी दोनों पार्टीज़ को दी जाएगी। नेक्स्ट आता है सबसेक्शन 6, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कार्यवाही के दौरान किसी भी समय किसी भी ऐसे मुद्दे पर अंतरिम माध्यस्थम पंचाट निर्णय दे सकता है जिसके बारे में फाइनल अवार्ड निर्णय दे सकता है। तो ये इंटरिम अवार्ड की बात करता है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल फाइनल अवार्ड से पहले इंटरिम अवार्ड भी दे सकता है। जैसे अगर पेमेंट का डिस्प्यूट है तो ट्रिब्यूनल पहले आदेश दे सकता है कि एक पार्टी कुछ अमाउंट को तुरंत जमा कर दे, तो इस तरीके से। तो यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है, इंटरिम वाले की, है ना। तो यहाँ पे इंटरिम आर्बिट्रल अवार्ड की बात हो रही है ना। अभी मतलब सब कुछ फाइनल नहीं हुआ है, बट यहाँ पे क्या कर सकता है ट्रिब्यूनल, एक पार्टी को ऑर्डर दे सकता है कि वो दूसरी पार्टी के को कुछ अमाउंट दे दे अगर पेमेंट का डिस्प्यूट है तो। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एक केस लॉ। केस समझना ज़रूरी होता है। केस का नाम है द्वारकादास वर्सेस इंडिया इंजीनियरिंग 1972। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि अगर पंचाट यानी कि जो अवार्ड होता है वो आर्बिट्रेटर की कुल संख्या की मेजॉरिटी के द्वारा, मतलब उनके बहुमत के द्वारा यहाँ पे क्या हो गया कि साइन है, मतलब उसको साइंड किया गया है, तो वो लीगल होगा, वो वैलिड होगा और वैध होगा, बशर्ते कि हस्ताक्षर ना करने वाले मध्यस्थों के इस लोभ के उचित कारण दर्शाए गए हों। कहने का मतलब ये है कि अगर वही वाली बात है कि अगर 4 आर्बिट्रेटर हैं, 4 में से 3 अवार्ड साइन कर देते हैं, बट एक जो है उनकी बात से सहमत नहीं है। अब ये जो जिन्होंने एक ने साइन नहीं किया है वो इस चीज़ को रिटन में मतलब एक तरीके से रीज़न बताएंगे, कारण बताएंगे कि उन्होंने इस चीज़ को साइन क्यों नहीं किया है। तो वही बात कोर्ट ने यहाँ पे बोली है। और जब जहाँ कोई एक मध्यस्थ मतलब कोई एक आर्बिट्रेटर बहुमत मध्यस्थ हो, मतलब जो मेजॉरिटी वाले आर्बिट्रेटर हैं उनके निर्णय से विसम्मत हो, मतलब वो उन चीज़ों पर अग्री नहीं करता जिस पर 3 आर्बिट्रेटर अग्री कर रहे हैं, और इस कारण उसने पंचाट पे साइन करने से इनकार कर दिया है, तो ये समझा जाएगा कि उसने आर्बिट्रेटर के रूप में कार्य करने से मना कर दिया है। तो कोर्ट ने ऐसा इस केस में बोला। और ये केस थोड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भी यहाँ पे एक तरीके से प्रारूप की ही बात कर रहा है या कंटेंट की ही बात कर रहा है आर्बिट्रल अवार्ड के। तो ये सेक्शन हमारे लिए समझना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जो सेक्शन 31 है वो सीधा आपको इस चीज़ का कंटेंट और इस चीज़ का फॉर्म बता रहा है कि कैसे आर्बिट्रल अवार्ड में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए और आर्बिट्रेटर्स के द्वारा साइंड होना चाहिए, उस पर डेट और टाइम होना चाहिए, टाइम तो नहीं सॉरी जगह तो होनी ही चाहिए, है ना। तो वो सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए। इसके अलावा रीजंस होने चाहिए और यहाँ पे कई सारी चीज़ें और दी गई हैं पार्टीज़ को, जैसे कॉपी देना, साइंड कॉपी देना। तो वो सब चीज़ें हमें कहाँ मिलती हैं, हमें मिलती है सेक्शन नंबर 31 में।
इसके बाद बात करेंगे सेक्शन नंबर 33 की। तो सेक्शन नंबर 33 बात करता है पंचाट के संशोधन, मतलब उसमें कुछ अमेंडमेंट, उसका निर्वचन और अतिरिक्त पंचाट। मतलब यहाँ पर कुछ अलग चीज़ों की बात हुई है, जैसे अभी हमने फॉर्म और कंटेंट को समझा। अब यहाँ पे फॉर्म और कंटेंट से अलग थोड़ी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन है आर्बिट्रल अवार्ड के बारे में ही, इसलिए हमें इस सेक्शन को भी पढ़ना चाहिए। जैसे ये बात कर रहा है करेक्शन की, इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड की और एडिशनल अवार्ड की। यानी आर्बिट्रल अवार्ड में किसी भी कोई भी अगर कमी हो जाती है, कोई भी त्रुटि हो जाती है, तो उसको सुधारना या उसकी व्याख्या करना या अतिरिक्त अवार्ड देना। तो जब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अवार्ड दे देता है, उसके बाद भी अगर उसमें कोई गलती रह गई है, कोई मुद्दा छूट गया है, तो यहाँ पे सेक्शन 33 के तहत उसको ठीक किया जा सकता है। यहाँ पे इसका जो फर्स्ट वाला सबसेक्शन है वो कह रहा है कि मध्यस्थम पंचाट मिलने के 30 दिनों के अंदर, जब तक समय की अन्य अवधि पर पक्षकारों द्वारा सहमति व्यक्त नहीं की जा चुकी है। मतलब अवार्ड मिलने के 30 दिन के अंदर कोई भी पार्टी ट्रिब्यूनल से ये रिक्वेस्ट कर सकती है। क्या रिक्वेस्ट कर सकती है? कि दूसरी पार्टी को नोटिस देकर एक पार्टी अवार्ड में पाई जाने वाली कमियों या इसी तरह की अन्य त्रुटियों को संशोधित करने के लिए अधिकरण से अनुरोध कर सकते हैं। अगर अवार्ड में कोई भी क्लैरिकल, टाइपोग्राफिकल या कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो यहाँ पे ट्रिब्यूनल उसे सुधार सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रिब्यूनल ने अवार्ड में लिखा है 50,000 रुपये देने हैं, जबकि कैलकुलेशन के हिसाब से अगर उस चीज़ की गणना करो तो उसके हिसाब से 5 लाख रुपए होने चाहिए थे। अब यहाँ पे गलती से 50,000 लिखा गया, होने कितने चाहिए थे? 5 लाख। तो पार्टी करेक्शन की रिक्वेस्ट यहाँ पे कर सकती है। ये ऐसा इसके क्लॉज 1 में कहा गया है। ठीक। दूसरा, अगर पार्टी के बीच इस तरह की सहमति हुई हो तो एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को नोटिस देके अवार्ड के किसी भी विशिष्ट बिंदु या हिस्से की व्याख्या के लिए ट्रिब्यूनल को यहाँ पर क्या कर सकता है? निवेदन कर सकता है। तो यहाँ पर विशिष्ट बिंदु की व्याख्या के लिए मतलब अवार्ड के इंटरप्रिटेशन यहाँ पे करने की मांग की जा सकती है। अगर अवार्ड का कोई भी हिस्सा क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, तो पार्टी उसकी व्याख्या, उसके इंटरप्रिटेशन की मांग कर सकती है। जैसे अवार्ड में मान लो लिखा हुआ है पेमेंट रीजनेबल टाइम में किया जाए, मतलब जो पेमेंट करना है पार्टी को वो युक्त समय के अंदर करना चाहिए, लेकिन टाइम तो क्लियरली लिखा ही नहीं है कि किस टाइम करना है या कब करना है। तो पार्टी क्या करेगी? ट्रिब्यूनल से इंटरप्रिटेशन की मांग करेगी कि इस चीज़ को थोड़ा सा इंटरप्रेट करके बताइए कि कब इसमें हमें यहाँ पे पेमेंट को देना है, मतलब एक तरीके से। नेक्स्ट आता है सबसेक्शन 2 जो बात करता है कि अगर ट्राइब्यूनल यहाँ पे उपधारा 1 में किए गए नियोजन, मतलब जो भी निवेदन किया गया है उसको न्यायोचित मानता है, मतलब एक तरीके से उसको जस्टिफिकेबल मानता है, तो निवेदन की प्राप्ति से 30 दिन के अंदर संशोधन किया जाएगा, व्याख्या की जाएगी और ऐसा जो इंटरप्रिटेशन है वो अवार्ड का एक हिस्सा माना जाएगा। मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि जो भी मतलब सबसेक्शन 1 में जो रिक्वेस्ट की गई है ट्रिब्यूनल से, तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा? उस रिक्वेस्ट का ट्रिब्यूनल ये अगर देखता है कि हाँ भाई नहीं, जो रिक्वेस्ट की गई है वो बिल्कुल सही है, ऐसा होना चाहिए, पार्टी को दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पे निवेदन, जिस दिन से उसे निवेदन मिला ट्रिब्यूनल को, जिस दिन से उसको रिक्वेस्ट मिली, उस रिक्वेस्ट से लेके 30 दिन के अंदर, कितना टाइम है? 30 डेज़ का। तो 30 डेज़ के अंदर जो ट्रिब्यूनल है वो उस चीज़ को मतलब सही कर देगा, उसका संशोधन करेगा। अगर संशोधन के लिए रिक्वेस्ट है तो उसमें संशोधन किया जाएगा, करेक्शन किया जाएगा। अगर इंटरप्रिटेशन के लिए है तो उसमें इंटरप्रिटेशन किया जाएगा। और ऐसा जो भी यहाँ पे किया जा रहा है वो मध्यस्थम पंचाट का ही एक हिस्सा माना जाएगा, मतलब उसी का वो अवार्ड का पार्ट माना जाएगा। नेक्स्ट आता है मध्यस्थम अधिकरण पंचाट की तारीख से 30 दिन के अंदर स्वयं प्रेरणा से उपधारा 1 के खंड 1 में, मतलब जो क्लॉज 1 अभी ऊपर हमने देखा है उसमें किसी भी कमी को संशोधित कर सकता है। मतलब ट्रिब्यूनल क्या करेगा? यहाँ पे खुद भी करेक्शन कर सकता है। तो ट्रिब्यूनल खुद भी अवार्ड में गलती को देखे, अगर उसे लग रहा है कि नहीं जो मैंने अवार्ड दिया है उसमें कुछ गलती है, तो वो 30 डेज़ के अंदर ही बिना किसी रिक्वेस्ट के करेक्शन कर सकता है। ये यहाँ पे बताया गया है। जैसे आर्बिट्रेटर हैं उनको बाद में ये पता चलता है कि भाई अवार्ड में कैलकुलेशन जो हुई है वो गलत हुई है। जैसे अभी हमने ऊपर एग्जांपल लिया था कि 50,000 यहाँ पे लिख दिए अवार्ड में आर्बिट्रेटर्स ने और लिखने थे 5 लाख रुपए। तो यहाँ पे वो खुद अगर उनको दिख जाता है कि नहीं इसमें कोई करेक्शन होना चाहिए, यहाँ पे गलती हुई है, मिस्टेक हुई है, तो वो उसको करेक्ट कर सकते हैं, खुद से ही ठीक कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कोई रिक्वेस्ट डाली जाए। नेक्स्ट आता है सबसेक्शन 4 जो बात करता है कि जब तक पक्षकारों में सहमति ना हो तब तक दूसरे पक्षकार को नोटिस देकर
पंचाट की तारीख से 30 दिन के अंदर जो माध्यस्थम अधिकरण है, जो ट्रिब्यूनल है, उससे जो भी प्रोसीडिंग चल रही है उसमें पेश किए गए लेकिन पंचाट में छूटे गए दावों के बारे में एक अतिरिक्त माध्यस्थम पंचाट करने के लिए यहाँ पे अनुरोध किया जा सकता है। तो अगर आर्बिट्रेशन में कोई भी क्लेम है, कोई भी इशू है ट्रिब्यूनल के सामने जो रखा गया है, लेकिन अवार्ड में उस पर फैसला नहीं दिया गया है, तो पार्टी क्या कर सकती है, पार्टी एडिशनल अवार्ड की मांग कर सकती है। और ये रिक्वेस्ट भी 30 दिन के अंदर ही करनी होती है। यहाँ पे भी 30 डेज ही का टाइम है। ठीक, कितना टाइम दिया गया है, 30 डेज का। तो ये पता होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ए ने क्या किया, आर्बिट्रेशन में 2 क्लेम किए। ए एक पर्सन है जिसने आर्बिट्रेशन में कितने क्लेम किए, 2 क्लेम किए। एक 5 लाख रुपए की पेमेंट का, एक 1 लाख रुपए के डैमेजेस का। मतलब 5 लाख रुपए उसे दूसरी पार्टी से पेमेंट लेना है और 1 लाख रुपए डैमेजेस के तौर पे लेने हैं। तो ट्रिब्यूनल ने सिर्फ 5 लाख के क्लेम पर फैसला दिया और डैमेजेस पर फैसला नहीं दिया। तो यहाँ पे ए क्या करेगा, एडिशनल अवार्ड की मांग कर सकता है जो उसे 1 लाख रुपए डैमेजेस के लिए चाहिए। ठीक, तो यही कहता है सबसेक्शन 4। 5 की बात करें अगर सबसेक्शन 5 की, तो अगर माध्यस्थम अधिकरण निवेदन को न्यायोचित मानता है तो ऐसे निवेदन की प्राप्ति से 60 दिन के अंदर यहाँ पे एडिशनल अवार्ड दे सकता है। तो यहाँ पे एडिशनल अवार्ड का टाइम पीरियड बताया गया है कि यहाँ पे क्या करता है। तो मतलब एक तरीके से अभी जो ऊपर यहाँ पे बताया गया था कि भाई जो एडिशनल अवार्ड की मांग पार्टी ने की है सबसेक्शन 4 में, तो अगर ट्रिब्यूनल देखता है कि हाँ नहीं सब कुछ ठीक है और यहाँ पे पार्टी को वाकई में एडिशनल अवार्ड मिलना चाहिए, तो यहाँ पर ट्रिब्यूनल क्या करता है, जिस दिन से रिक्वेस्ट मिली उस रिक्वेस्ट की डेट से 60 दिन के अंदर एडिशनल अवार्ड यहाँ पे तैयार करेगा। तो अभी जो हमने ऊपर पढ़ा था करेक्शन और इंटरप्रिटेशन के लिए, उसमें कितने दिन का टाइम था, 30 डेज़ का, और यहाँ पे 60 डेज़ का टाइम है। तो बस ये टाइम पीरियड हमें कुछ ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट आता है अधिकरण ज़रूरी हो तो उस अवधि को बढ़ा सकता है जिसके अंदर संशोधन करेगा, निर्वचन करेगा या अतिरिक्त पंचाट करेगा। तो एक तरीके से यहाँ पर कुछ चीज़ें ये बताई गई हैं कि जो ट्रिब्यूनल है वो चाहे तो इस टाइम पीरियड को बढ़ा भी सकता है। जैसे 30 डेज़ का टाइम किस में था, करेक्शन और इंटरप्रिटेशन में। 60 डेज़ का टाइम किस में था, एडिशनल अवार्ड में, अतिरिक्त पंचाट में। तो अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि भाई नहीं ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं और टाइम पीरियड बढ़ना चाहिए, तो वो क्या करेगा, इस ड्यूरेशन को, इस अवधि को बढ़ा देगा। 60 डेज़ से यहाँ पे कुछ और दिन बढ़ा सकता है, यहाँ पे 30 डेज़ में, और यहाँ पे 60 डेज़ से ज़्यादा डेज़ बढ़ा सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर टाइम पीरियड को बढ़ाया जा सकता है अगर ट्रिब्यूनल इस चीज़ को सही समझता है कि करेक्शन करने में टाइम बढ़ना चाहिए, निर्वचन करने में अगर इंटरप्रिटेशन की रिक्वेस्ट है तो उसमें टाइम बढ़ सकता है, अगर एडिशनल अवार्ड मांगा गया है तो उसको तैयार करने में मतलब एक तरीके से यहाँ पे टाइम पीरियड बढ़ सकता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे माध्यस्थम पंचाट के संशोधन, निर्वचन और तैयार किए गए जो भी अतिरिक्त माध्यस्थम पंचाट हैं उनके प्रति सेक्शन 31 प्रभावी होगा। तो सेक्शन 31 को फॉलो किया जाएगा। अब सेक्शन 31 क्या है, अभी तो हमने पढ़ा कि जिसमें फॉर्म और कंटेंट दिया हुआ है। तो जो भी फॉर्म होता है, चाहे वो अवार्ड का फॉर्म हो, चाहे वो करेक्शन के माध्यम में हो या चाहे वो इंटरप्रिटेशन में हो, तो जो भी चीज़ें यहाँ पर की जाएंगी यहाँ पे उनका फॉर्म और कंटेंट वही रहेगा जो सेक्शन 31 में बताया गया है। मतलब सेक्शन 31 को यहाँ पे फॉलो किया जाएगा, एक तरीके से ये बताया गया है। केस लॉ देख लेते हैं। हेमंत जालान व अन्य बनाम ओम प्रकाश जैन 2009। तो यहाँ पे हमें केस लॉ देखना, देखो मैं हमेशा से सोचती हूँ मतलब केस लॉ तो आपके होने ही चाहिए क्योंकि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें कम से कम केस लॉ तो हमें पता होने चाहिए। तो 2009 का ये केस है। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि ये जो सेक्शन है ये पक्षकारों को ये अनुमति देता है, उनको ये परमिशन देता है कि वो अवार्ड में सुधार, संशोधन और कमियों को दूर करने के लिए माध्यस्थम अधिकरण से अनुरोध कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो सेक्शन आपका 33 है एक तरीके से पार्टीज़ को परमिशन दे रहा है कि अगर उन्हें लग रहा है कि अवार्ड में कोई भी उनको सुधार करना है, कुछ करेक्शन कराना है या कुछ उसमें चीज़ें छूट गई हैं या कुछ कमी रह गई है उसको दूर कराना है, तो उनको ये पावर कहाँ है, कहाँ पे उनको ये रेमेडी मिली है, तो सेक्शन 33 में मिली है। वो यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं ट्रिब्यूनल से उस करेक्शन को ठीक करने के लिए या कोई इंटरप्रिटेशन करने के लिए या कोई एडिशनल अवार्ड लेने के लिए। इसी तरह से वे पंचाट के किसी विशिष्ट मामले की व्याख्या में भी यहाँ पे ट्रिब्यूनल से निवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें इसके लिए अपना निवेदन पंचाट की प्राप्ति से, मतलब जिस दिन उसको अवार्ड मिला पार्टी को उस दिन से 30 दिन के अंदर भेजना होगा। साथ ही जो दूसरी अपोजिट पार्टी है उसको भी इसका नोटिस देना होगा कि हमने जो है ये चीज़ें यहाँ पे डाली हैं। लेकिन पार्टीज़ के द्वारा आपसी सहमति से उस 30 दिनों के अंदर की टाइम को कम भी किया जा सकता है। और यहाँ पे जो इस एक्ट का जो सेक्शन 33 है उसका जो सबसेक्शन 3 है वो आर्बिट्रेटर को पावर देता है कि वो खुद ही स्वयं प्रेरणा से किसी गलती को सुधार सकते हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था ना सबसेक्शन 3 में कि ट्रिब्यूनल चाहे
तो वो खुद भी यहाँ पे उस करेक्शन उन सब चीज़ों को कर सकता है। अगर उनको लगता है कि कहीं अवार्ड में कोई कमी है, कोई गलती है, तो वो खुद भी स्वयं प्रेरणा से ऐसा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए कोई रिक्वेस्ट ही डाला जाए। अगर उनको खुद उसमें दिख रहा है, गलती दिख रही है, कोई मिस्टेक दिख रही है, तो उसका करेक्शन अपने आप में कर सकते हैं। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक था आर्बिट्रल अवार्ड, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसीलिए हमने इसका मीनिंग समझ लिया, इसकी डेफिनेशन समझ ली, इसके असेंशियल्स क्या हैं, एक अवार्ड का इफ़ेक्ट क्या होता है, और साथ ही जो 2 सेक्शंस थे आपके 31 जो इसका फॉर्म और कंटेंट बताता है, और 33 जो इसके करेक्शन, इंटरप्रिटेशन और यहाँ पे एडिशनल अवार्ड की बात करता है, वो सब हमने समझ लिया। साथ ही केस लॉ देख लिए। तो आई होप अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है ना, तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।